Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is unification of Germany. And before starting this, let us move back to the history, and that's what 1815 पे चलते हैं हम पहले। 1815 के बारे में अगर हम देखते हैं तो 1815 से पहले हमारे पास में जर्मनी क्या है, एक स्टेट नहीं था। जर्मनी एज ए स्टेट नहीं था, बल्कि यहाँ पे कैसा था, 300 स्टेट्स थे। कैसे स्टेट्स थे? 300 स्मॉल स्टेट्स थे। ये किसके अंडर में आते थे? होली रोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। होली रोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। इसके बाद 1806 की जब बात करते हैं तो 1806 से पहले जब जाते हैं 1806 में नेपोलियन ने यहाँ डिसॉल्व कर दिया था द होली रोमन एम्पायर आफ्टर हिज डिफीट। इसकी डिफीट के बाद में एंड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815 में आती है आपकी कांग्रेस, ठीक है, ऑफ वियना। तो ये क्या कर देती है, 300 स्टेट्स को रिड्यूस करके 39 बना देती है। एंड विच वर लूजली टाइड, किससे लूजली टाइड कर देती है? ये टाइड कर देती है इसको जर्मन कन्फेडरेशन से। जर्मन कन्फेडरेशन से टाई कर देती है। इसके बाद में दो बिग डोमिनेटिंग पावर आती हैं जो हमारे किंग ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया आते हैं, दो बिग पावर आती हैं बेसिकली, ऑस्ट्रिया, और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि दोनों ही डोमिनेटिंग पावर है। तो दोनों डोमिनेटिंग पावर, जैसे फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में लड़ाई चलती रहती है हमेशा। लाइक फर्स्ट वाला हमेशा सोचता है कि लाइक मैं हमेशा फर्स्ट रैंक बना रहूं, और सेकंड वाला सोचता है मैं कभी फर्स्ट आ जाऊं। तो दैट्स व्हाट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के बीच में ना, व्हाट बेसिकली दे हैड लाइक, दोनों राइवल थे एक दूसरे के। बट यहाँ पे ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया कैसा था? मल्टी एथनिक एम्पायर था ऑस्ट्रिया का एम्पायर कैसा था? मल्टी एथनिक एम्पायर था। एंड प्रूश, और यहाँ पे ये डोमिनेट कर पाते हैं अराउंड हाउ मेनी, 1866 तक ही डोमिनेट, टिल 1860। उसके बाद इनका जो क्या बोलते हैं, इनका बेसिकली इनकी जो पावर है ये नहीं रहती है। प्रूशिया आगे रूल करता है। प्रूशिया बेसिकली क्या है, मिलिट्री स्ट्रांग रहती है इनकी, बिकॉज मिलिट्री स्ट्रांग है इनकी, इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज्ड है, प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी है। अब हम आगे हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि जनरली क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, शुड जर्मनी यूनाइट अंडर ऑस्ट्रिया एंड अंडर प्रूशिया? तो पहली बार में अटेम्प्ट किए जाते हैं एट यूनिटी, मतलब जर्मनी को एज अ यूनाइट करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली, जब हम इसमें बात करते हैं तो अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे, हाँ ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली इंस्पायर होते हैं किससे? नेशनलिज्म यहाँ पे राइज हुआ था। कैसे? एंड लिबरलिज्म वांटेड क्या, जब नेशनलिज्म राइज पीक पर होता है, लिबरलिज्म पीक पर होता है, तो हमने देखा है कि नॉर्मली यूनाइटेडनेस की फीलिंग जागती है और डेमोक्रेटिक जर्मनी की इस टाइम पे फीलिंग जाग जाती है। तो यहाँ पे आते हैं आपके ज़ोल्वेरेन 1834 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कस्टम यूनियन है, किसके द्वारा लीड किए जा रहे हैं? प्रूशिया के द्वारा। एंड क्रिएटेड इकोनॉमिक यूनिटी अमंग द मोस्ट जर्मन स्टेट्स में। एंड इसके बाद होता क्या है कि दिस वाज अ वेरी, लाइक यू कैन से दिस वाज अ वेरी क्रूशियल, एंड इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? प्रूशिया की लीडरशिप देखने को मिलती है इन प्रैक्टिकल यूनिटी। वहीं अगर रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 की बात करते हैं, 1848 के रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इस टाइम पे लिबरल्स क्या करते हैं? दे ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रिएट अ यूनिफाइड जर्मनी थ्रू किसके जरिए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जरिए। फ्रैंकफर्ट तो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये आती है बेसिकली यहाँ पे लिबरल्स ट्राई करते हैं यूनिफाइड जर्मनी को बनाने के थ्रू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और इसके बाद हम वो देखते हैं, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बेसिकली क्राउन टू द प्रूशियन किंग, किसके अंडर में? प्रूशियन किंग, एंड बेसिक हु इज फेडरिक विलियम IV, एंड ही रिफ्यूज कर देंगे, लाइक सेइंग ही वोंट एक्सेप्ट अ क्राउन फ्रॉम द गटर, जो एक टर्म बोलेंगे। एंड इसका रिजल्ट ये होएगा कि फेलियर ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म फेल हो जाएगा। लेसन इससे हमें क्या सीखने को मिल जाता है कि यूनिटी वुड नॉट कम फ्रॉम आइडियलिज्म बट फ्रॉम
पावर एंड डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे रियल पॉलिटिक बेसिकली रियल पॉलिटिक एंड द राइज ऑफ बिस्मार्क होता है। यहाँ से ओटो वॉन बिस्मार्क स्टार्ट होते हैं एंड ही बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, हम इनको बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑफ फ्रॉम 1862 and he believed in real politic and real politic is a politic, this is a word like this, real politic। तो ये नॉर्मल इंग्लिश वाला नहीं है, दिस इज अ जर्मन वर्ड। तो पॉलिटिक ऑफ रियलिटी एंड पावर ओवर idols and his famous quote था यहाँ पे, not by the speeches and majority decisions are the great question by the day decided but by, इनकी एक पॉलिसी आती है यहाँ पे, ये बोलते हैं कि आयरन एंड ब्लड, ये वर्ड यूज करते हैं, ब्लड एंड आयरन और आयरन एंड ब्लड। तो बिस्मार्क की जो स्ट्रेटेजी होती है, ही यूज्ड प्रूशिया मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी। जैसे हमने पहले ही देखा प्रूशिया क्या था, मिलिट्री उसकी बहुत हेल्दी थी, इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेंथफुल मिलिट्री एज वेल एज मॉडर्नाइज मिलिट्री थी। डिप्लोमेसी इनको अच्छे से आती थी टू यूनाइट जर्मनी अंडर अ प्रूशिया एंड एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को ये एक्सक्लूड करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 3 वॉर लड़े जाते हैं यहाँ पे। पहला वॉर होता है इनका, फर्स्ट वॉर इज द डेनिश वॉर। ठीक है, डेनिश वॉर लड़ा जाता है 1864 में। ठीक है, तो 1864 में जब ये डेनिश वॉर लड़ते हैं, ये बेसिकली डेनिश वॉर में, वॉर के टाइम पे 1864 में द प्रूशिया अलाइड विद ऑस्ट्रिया। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया बेसिकली इकट्ठे लड़ाई करते हैं टू डिफीट डेनमार्क को डिफीट करने के लिए। एंड इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि लाइक ओवर द डचीज ऑफ किसके, ये आपके दिस इज लाइक स्कैल्विंग एंड द हॉलस्टेन। तो आउटकम इसका क्या होता है, दोनों ही टेरिटरी वॉन कर जाते हैं, जीत जाते हैं एंड बोथ एडमिनिस्ट्रेड सेपरेटली, दोनों ही सेपरेटली एडमिनिस्टर करेंगे इसको। ऑस्ट्रिया गॉट द हॉलस्टेन एंड प्रूशिया गॉट सेल्फ्विंग एंड दिस क्रिएटेड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से इनके बीच में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। एंड इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, द ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड वन वॉर लड़ाया जाता है हमारा द ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। ठीक है, ऑफ 1866। ठीक है, तो ये 7 वीक वॉर होता है, बेसिकली 7 वीक की लास्ट करता है, तो इसलिए हम इसको 7 वीक्स वॉर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एंड बिस्मार्क यहाँ पे प्रोवोक करेंगे ऑस्ट्रिया इनटू वॉर ओवर हॉलस्टेन, इस वाली लोकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली किसके अंडर में थी, ऑस्ट्रिया के अंदर में। ऑस्ट्रिया वाज द रूलर ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, एंड प्रूशिया मॉडर्न आर्मी, प्रूशिया की जो मॉडर्न आर्मी थी वो उसको यूज करके, यूजिंग रेलवे भी यूज करेंगे यहाँ पर। ये टेलीग्राफ का तो बहुत ही बड़ा रोल था यहाँ पर, लाइक टेलीग्राफ एंड द नीडल गन। तो इससे, इन तीनों की हेल्प से ये ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं एंड आउटकम ये निकलता है कि ऑस्ट्रिया हार जाती है विद इन 7 वीक एंड आउटकम इज लाइक जर्मन अफेयर से ऑस्ट्रिया इज एक्सक्लूडेड एंड जर्मन कन्फेडरेशन डिसॉल्व हो जाता है एंड प्रूशिया फॉर्म द नॉर्थ जर्मन। इस तरह से प्रूशिया ने फॉर्मेशन कर ली किसकी, नॉर्थ जर्मन की, नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। ये हमारी हुई थी 1867। ठीक है, 67 विद 22 नॉर्दर्न स्टेट्स। यहाँ पे कितने थे, 22 नॉर्दर्न स्टेट्स। तो इसके बाद हमारा थर्ड वॉर भी एक और लड़ेंगे। थर्ड वॉर हमारा आता था फ्रैंको पर्शियन वार। थर्ड इज हमारा फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ये लड़ा जाता है 1870 से लेके 71 तक। ठीक है,
बिस्मार्क यहाँ पे इनको नीड फील होगी कि सदर्न जर्मन स्टेट जो है हमारे बेसिकली इनके थे बावेरिया, बेडन। इस मैप को थोड़ा एनलार्ज करके देखोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी थिंक लाइक यूपीएससी के टेलीग्राम हैंडल पे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस। एंड ये जब हम यहाँ से निकालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक और कंट्री है, एक और स्टेट है वोटेमबर्ग, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली स्टेट्स हैं, जर्मन स्टेट्स हैं, सदर्न जर्मन स्टेट्स। तो ही यहाँ पे ये डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को अपनाते हुए लाइक मैनिपुलेट करेंगे उसको इंसिडेंट्स को। तो टू किसको प्रोवोक करने के लिए? फ्रांस को प्रोवोक करने के लिए। ये फ्रांस को यहाँ पे प्रोवोक करेंगे इनटू अ डिक्लेयरिंग वॉर। एंड इस टाइम पे द वॉर स्टिर हो जाएगा जर्मन नेशनलिज्म का, किसका? नॉर्थ एंड साउथ एंड यूनाइटेड अगेंस्ट कॉमन एनिमी। एंड प्रूशिया डिफीटेड, इस तरह से प्रूशिया पूरी तरह से डिफीट कर देगा किसको? फ्रांस को। एंड कैप्चर्ड नेपोलियन III एंड इवन besieged पेरिस। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन स्टार्ट होता है एम्पायर, जर्मन एम्पायर इन 1871। 1871 में प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 1871 में जब जर्मन एम्पायर स्टार्ट होता है तो ये हमने ये कर लिया है। तो इसके बाद में जब हम जाते हैं 1871 के टाइम पे, तो यहाँ पे हॉल ऑफ मिरर, इन द हॉल ऑफ मिरर वर्सेली में बेसिकली द किंग विल्हेम I ऑफ प्रूशिया वॉज प्रोक्लेम्ड ये जर्मन एम्परर एंड केसर, बेसिकली इनको बोलते थे काइसर। एंड दिस वॉज द बर्थ ऑफ द सेकेंड रेच, मतलब बेसिकली अ पावरफुल अ यूनाइटेड जर्मन नेशन स्टेट अंडर अ प्रूशियन डोमिनेंस। एंड कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलते हैं जो हमें जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे? तो शिफ्ट हमें क्या देखने को मिला? पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था हमारा? देखा हमने कि शिफ्ट इन यूरोपियन बैलेंस देखा ऑफ पावर, जैसे कि अ स्ट्रॉन्ग जर्मनी इमर्ज्ड इन सेंट्रल यूरोप एंड अपसेटिंग द ओल्ड बैलेंस, पूरा जो ओल्ड बैलेंस था उसको अपसेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रूशियन मिलिट्री जो मिलिट्रिज्म था, द न्यू एम्पायर यहाँ पे वॉज अथॉरिटेरियन था, डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री एंड कंजर्वेटिव एलाइट्स and rather than democratic institution। टेंशन with France हमने ले लिया यहाँ पर इस टाइम पे। and France humiliated lost Alsace and Lorraine and leading to a long term hostility, one of the cause of World War I। मॉडल ऑफ नेशन स्टेट जर्मनी यूनिफिकेशन जो है बेसिकली लाइक इटलीज showed that nationalism could succeed through force and diplomacy, not just लिबरलिज्म। जो हमारे प्रूशियन जो किंग थे एंड बिस्मार्क बेसिकली, सो ही वॉज ऑफ दिस थॉट एंड इसी की वजह से इन्होंने उसी तरह से आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को फॉलो किया एंड ही वर्कड विद दिस। तो उसके बाद हमने क्या की टेक अवेज क्या है हमारे लिए? पहली चीज हमने क्या देखी? जर्मन यूनिफिकेशन वॉज नॉट इनएविटेबल, इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका? बिस्मार्क स्ट्रेटेजी का। प्रूशियन मिलिट्री पावर देखने को मिली, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा इस टाइम पे लाइक ट्रेड एंड ऑल, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है यहाँ पे। एंड इट शोज द ट्रम्प ऑफ द कंजर्वेटिव नेशनलिज्म, जहाँ पे मोनार्की प्लस मिलिट्री देखा था हमने, एंड ओवर अ लिबरल नेशनलिज्म जहाँ पे पीपल्स की विल पार्लियामेंट में, एंड जिसकी वजह से इस पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया हमने 19th सेंचुरी में यूरोप में, सेटिंग अप द स्टेज ऑफ 20th century conflict. So I think unification of Germany 1815 to 1871 होना चाहिए था। ये बेसिकली 64 है, 1815 to 71। तो क्या देखा? पहला चीज इकोनॉमिक फाउंडेशन किसने? ज़ोल्वेरिन में, ज़ोल्वेरिन एंड लिबरल फेलियर्स हो जाता है 1848 में। बिस्मार्क रियल पॉलिटिक, जहाँ पे 3 मेजर वॉर्स ये लड़े जाते हैं। डेनिश वॉर जो हु फॉट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया टुगेदर वर्सेस टुवर्ड्स डेनमार्क को डिफीट कर देते हैं। आगे रिकॉल करते हैं, डेनमार्क जैसे डिफीट होता है तो उसमें 2 स्टेट्स में वो बांट देते हैं और उसको फिर उसके बाद में कौन कौन से? हॉलस्टेन एंड स्केल्विस। तो हॉलस्टेन स्केल्विस के बाद में फिर ये दोनों आपस में जो ये राइवल ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे आए थे डेनमार्क के अगेंस्ट में, ये आपस में इनकी रंजिश चलती रहती है। एंड इसके बाद में हमने क्या देखा? ऑस्ट्रिया टुक हॉलस्टेन एंड प्रूशिया टुक स्केल्विन। एंड वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्रूशिया वॉज स्ट्रॉन्ग एंड सेट द स्टेज फॉर अ फाइट विद
ऑस्ट्रिया लेटर, क्योंकि प्रूशिया की मिलिट्री बहुत ही वेल डेवलप्ड थी और वो इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड था, तो ऑस्ट्रिया से वो लड़ाई करता है 1866 में। जब वो लड़ता है उससे, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रिया विद इन 6 वीक बेसिकली 6 वीक में वो हार जाता है। तो ये इस तरह से उसके बाद हमारा जर्मन का फ्रांस को वॉर भी होता है, फ्रांस को प्रूशियन वॉर, तो प्रूशिया यहाँ पे अगेन जीत जाता है एंड इससे नेपोलियन को यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। एंड दिस इज हाउ हमने पूरा क्या कर दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दिस इज हाउ टुक प्लेस एंड एक न्यू जर्मनी बॉर्न होता है इन अ सिंगल पावरफुल एम्पायर विद इन मतलब अंडर अ सिंगल पावरफुल एम्पायर। तो बेसिकली फर्स्ट वॉर हमारा 1864 में हुआ था, जहाँ पे हमने किक कर दिया। लर्निंग क्या है यहाँ पे इन शॉर्ट कि डेनमार्क वॉज किक्ड इन 1864 एंड सेकेंड वॉर हमने क्या किया कि ऑस्ट्रिया ने 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ में देखा था, ऑस्ट्रिया प्रूशिया के बीच में लड़ाई हुई थी, तो इस टाइम पे ऑस्ट्रिया को किक कर दिया। तीसरी बार में हमने क्या किया कि फ्रांस को उसको डिफीट कर दिया और उसको हटा दिया, नेपोलियन को कैप्चर कर लिया एंड दिस इज हाउ वी यूनाइटेड जर्मनी। तो अब इसके बाद में हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हमने ठीक है, अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे PYQ, ठीक है। अब देखो, एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ सेडन 1870 यूरोप लॉस्ट अ मिस्ट्रेस एंड गेन अ मास्टर, डिस्कस। ये हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेपर 2 ऑफ हिस्ट्री, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है, बट स्टिल हम इसको देख सकते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे किस तरह से वो बता सकते हैं, लाइक क्रिटिकली इसको एग्जामाइन ही करना है हमने। बोला क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइक जैसे कि हमारा कॉन्टिनेंटल पावर जो थी फ्रांस टू जर्मनी जहाँ पे जाती है, तो फ्रांस यहाँ पे सेकेंड एम्पायर लेड बाय यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जब हम देखते हैं तो फ्रांस यहाँ पे फिकल हो जाता है, बट रेस्पेक्टेड इन्फ्लुएंस विद द डोमिनेंट मिलिटरिज्म एंड प्रैग्मेटिक जर्मन एम्पायर में। तो हम यहाँ पे यूरोप की मिस्ट्रेस, इस वजह से वी विल राइट इट डाउन। एंड द सेकेंड फ्रेंच एम्पायर यहाँ से राइज होता है एंड बिफोर सेकेंड फ्रेंच एम्पायर एंड बिफोर defeat फ्रांस अंडर द यूरोपियन नेपोलियन 3 के अंडर में was seen as a central power दिखाई देता है in Europe, but its influence was unpredictable and romanticized like a mistress. And the fickle एक पहला पॉइंट लिख देंगे, fickle diplomatic influence, जहाँ पे हमें फ्रांस को पर्शियन वॉर दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इट सपोर्ट लाइक courted by a various powers and yet it failed to form a effective military alliance before the फ्रांस को प्रूशियन वॉर। दूसरा हम रेपुटेशन ओवर सब्सटेंसेस, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच आर्मी वॉज वाइडली कंसिडर्ड यूरोप्स प्रीमियर मिलिट्री फोर्स, बट दिस वॉज अ रेपुटेशन बेस्ड मोर ऑन द पास्ट ग्लोरी दैन प्रेजेंट रियलिटी अगर अच्छी होती डेफिनेटली प्रूशिया विन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इनकी वीकन लीडरशिप थी, ऑर्गेनाइजेशन था, एज वेल एज टेक्नोलॉजी भी फार लेस थी। एंड द फॉल ऑफ द एम्पायर कैसे, बैटल ऑफ सेडान लड़ा जाता है वेयर नेपोलियन 3 वॉज कैप्चर्ड एंड हिज आर्मी साउंडली डिफीटेड directly led to the collapse of the second French Empire and established the third French Republic. तो यूरोप का जो बेसिकली हम बोल सकते हैं यूरोप के जो मास्टर द जर्मन एम्पायर, द प्रूशियन विक्ट्री हो जाती है यहाँ पे, प्रूशियन जीत जाते हैं सेडान में एंड इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि विच वॉज डिसिसिव फॉर द आउटकम ऑफ द फ्रैंको Prussian war and cemented Prussian position as the dominant force on the continent. तो Prussian military efficiency देखने को मिलती है, German unification and power, real politic and militarism देखने को मिलता है, consequences देखे हमने, shift of power देखा हमने, जैसे कि mistress करते थे उसका mistress by the master and fundamentally altered the European geopolitical landscape, जिससे हमने आगे क्या देखा था, French humiliation and the desire for the revenge and the French defeat कर देते हैं, लॉस ऑफ द एलोरेन एंड एल्स्करेन एंड फोस्टर्ड अ डीप रिसेंटमेंट एंड अ डिजायर फॉर रिवेंज एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। देखिए इंस्टेबिलिटी हो जाती है यहाँ पर। द न्यू पावरफुल मिलिटरिज्म जर्मन एम्पायर मेड अदर नेशन नर्वस एंड क्रिएटेड एन एक्सट्रीम अनस्टेबल पीस इन यूरोप इन 1817 to 1914 1871 to 1914, ठीक है। एंड राइज ऑफ मिलिटरिज्म स्टार्ट हो जाता है। दिस हाउ वी विल
कंक्लूडेड। अब देखो ये तो काफ़ी इजी है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, और आयरन ब्लड, ठीक है। सो यू कैन लुक इन टू दिस क्वेश्चन, दीज ऑल क्वेश्चंस। जो भी नहीं आता है, जो नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, यू कैन लेट मी नो, और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प you can just comment down, and thank you for watching us. Bye bye, take care, see you with the next lecture.